नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था सीखने और सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका, यानी कि आप कह सकते हैं रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल फॉर इफेक्टिव ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका है, उसे आप देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है और आज के क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, यानी कि अच्छे शिक्षक के गुण। हम क्वालिटी जानेंगे, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए गुड टीचर के लिए, एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज के क्लास में आप हेडिंग देंगे अच्छे शिक्षकों के गुण। अच्छे शिक्षक के गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर के, अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के अंदर, एक गुड टीचर के अंदर, बेहतर टीचर के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए। यदि ये गुण आप सभी के अंदर भी हैं तो आप सभी क्या हैं, एक गुड टीचर हैं। और यदि ये गुण आपके अंदर नहीं है तो प्रयास करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, इस क्लास को समझने के बाद ये गुण अपने अंदर आप विकसित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपसे ठीक 1 साल बाद आप शिक्षक बन जाएंगे। तो ये गुण जो है आपको अभी से ही आपके अंदर होने चाहिए। तो चलिए इसके अंदर हम समझते हैं। इसमें आपको लिखना है कि जिस प्रकार एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल या प्राचार्य एक लीडर के साथ साथ एक शिक्षक भी होता है। लीडर कहने का अर्थ है जो लीडरशिप करे। एक प्रिंसिपल का काम क्या होता है, सब एक लीडर की भूमिका होती है, एक नेता की भूमिका होती है, यानी पूरे क्लास को क्या करना, पूरे स्कूल को या आपके कॉलेज को संभालना का काम होता है एक प्रिंसिपल का, एक प्राचार्य का। उसी तरह हम देखते हैं कि शिक्षक भी जो है एक शिक्षक होने के साथ साथ, एक टीचर होने के साथ साथ एक लीडर भी होते हैं। आप शिक्षक हैं तो आप क्या हैं, एक टीचर तो हैं ही। टीचर होने के साथ साथ आपकी भूमिका एक लीडर की भी होती है, एक नेता की भी होती है, क्योंकि जिसे मैंने कहा है कि स्कूल के लीडरशिप में, विद्यालय के नेतृत्व में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज अथवा विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है, गुड टीचर पर निर्भर करता है। यदि किसी विद्यालय का या महाविद्यालय का यदि विकास हो रहा है तो विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे टीचर मौजूद हैं। अच्छे टीचर होने की वजह से किसी संस्था का, किसी विद्यालय का, किसी महाविद्यालय का विकास संभव हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक ही संस्कृति का आधार होता है और किसी देश और उसके बच्चों का भविष्य का निर्माता भी होता है। शिक्षक क्या करता है, एक बच्चे का भविष्य का निर्माण करता है, एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाता है। जैसे याद कीजिए, आप अपने शिक्षकों को याद कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो कठिन साधना करके, कठिन मेहनत करके आप सभी को पढ़ाते हैं, जो कि आप इतने उन्नत हो चुके हैं, इतने पढ़ लिख लिए हैं कि आज खुद आप स्वयं शिक्षक बनने की कगार पर हैं। और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी एक अच्छे टीचर बनकर, अच्छे शिक्षक बनकर क्या करें, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। यहाँ पर मुझे शिक्षकों के संबंध में कबीर दास का एक दोहा याद आ रहा है, आप सभी भी सुने होंगे। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि भगवान, भगवान और गुरु आमने सामने खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किसे बलिहारूं, मैं सबसे पहले किसे प्रणाम करूं, तो
वो क्या करता है, सबसे पहले वो शिक्षक को प्रणाम करता है। इसलिए प्रणाम करता है, इसलिए बलिहारता टीचर को है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो ये बताए हैं कि ये भगवान है, यानी ज्ञान जो है शिक्षक ही दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कबीर दास ने जो है भगवान से बड़ी तुलना एक शिक्षक को दिया है, यानी आपकी भूमिका क्या है, भगवान से भी बड़ी है, आप भगवान से ही बड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इसी संदर्भ में जो है एक और श्लोक है जो कि संस्कृत में आप सभी भी जानते होंगे। यहाँ पर भी जो है शिक्षक को ब्रह्मा माना गया है, भगवान के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस श्लोक में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा को जो है एक ब्रह्मा के रूप में, एक भगवान के रूप में माना गया है। एक शिक्षक को जो है यह सम्मान उसके ज्ञान, उसके संस्कार और उसके आदर्शों के कारण ही प्राप्त हुआ है। एक शिक्षक को इतना सम्मान क्यों प्राप्त हुआ है, इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, संस्कार और आदर्श के गुण भरे होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे विद्वानों के द्वारा एक शिक्षक को जो है भगवान से भी बड़ा माना गया है, भगवान के समकक्ष माना गया है, विष्णु के समकक्ष माना गया है। अतः हम कह सकते हैं एक संस्कारवान, ज्ञानवान और आदर्शों से परिपूर्ण आचार्य यानी शिक्षकों के जो है गुणों को जो है विद्वानों ने निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। वो कौन कौन तरीके हैं एक एक करके हम जानेंगे, क्योंकि उनकी परिभाषा जो है बहुत विस्तृत है, बहुत ही लंबी है। हम यहाँ कुछ की बात करेंगे और उम्मीद भी करेंगे आप सभी उन सभी नियमों का पालन करेंगे जो कि हम इस वीडियो में अभी आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर में आप पहले नंबर पर लिखेंगे, पहले पॉइंट में आपको लिखना है प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। शिक्षक को क्या होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी यानी कि उसका हेल्थ भी उत्तम होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ये पहला गुण है जो कि आप सभी के अंदर होना चाहिए। पहला गुण क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी, आपका हेल्थ भी उत्तम होना चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। आप हेडिंग देंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। इसमें आप सभी को लिखना है प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह प्रस्तुति उसके गुणों के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर होती है। आपकी पहचान कैसी होती है, आपके बारे में दूसरे व्यक्ति कैसे जानते हैं, वो दूसरों के समझ क्या करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। आपके अंदर जो गुण है उस गुण के आधार पर, आपके स्वास्थ्य के आधार पर आपकी जो है पहचान होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी तत्व जिनसे व्यक्ति की पहचान बनती है व्यक्तित्व में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव क्या हो, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, तो इसमें क्या होता है, आपका स्वास्थ्य भी जो है बेहतर होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। क्योंकि इसमें हम आपके उत्तम स्वास्थ्य को भी इस व्यक्तित्व में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है आपके आदर्श विचार, कोमल हृदय, लगन, निष्ठा और प्रभावशाली वेशभूषा भी अपनी छाप छोड़ते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं आपका स्वास्थ्य तो उत्तम होना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ आपके विचार भी, आपके आइडियाज भी क्या होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। आपका हृदय कोमल होना चाहिए, आप लगन, निष्ठा और प्रभावशाली वेशभूषा से युक्त होना चाहिए। यानी कि आपका पहनावा कैसा है, आप किस वेशभूषा के कपड़े पहनते हैं, आप किस कलर के कपड़े पहनते हैं, ये सब भी बहुत ही मायने रखता है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए। क्योंकि आपके हर एक चीज़ की, हर एक एक्टिविटी की गणना की जाती है, हर एक एक्टिविटी को देखा जाता है। तो इसीलिए आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, ये भी आपके एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सफल शिक्षक के लिए व्यक्तित्व के जो है अनेक गुण होते हैं।
जिसे कुछ गुणों की मैंने चर्चा भी की। चलिए आगे हम और भी कुछ गुण हैं जो कि जिस पर हम बात करते हैं, जो कि आपके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के शिक्षक बन सकते हैं। वो गुण कौन कौन है उससे आप एक एक करके नोट आउट करते जाइए। जो कि मैंने कहा है इस वीडियो के शुरू में ही कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए, यानी कि गुड टीचर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस गुणों की हम कुछ लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसकी आप नोट आउट कर लीजिए और कोशिश करेंगे इसको आप पालन करने के लिए। हो सकता है कि आपके अंदर वो गुण पहले से विद्यमान है तो और बेहतर है, उसे और आप निखार सकते हैं। अगर वो गुण आपके अंदर नहीं है तो कोशिश करेंगे उस गुण को अपने अंदर लाने के लिए। पहला आपका गुण है, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आपका स्वभाव हंसमुख होना चाहिए। इसको आप नोट कर लेंगे, आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? हंसमुख होना चाहिए। दूसरा में आप लिखेंगे आपको एक उद्यमी भी होना चाहिए। उद्यमी का अर्थ होता है यानी कि आप एक बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए, आपके अंदर एक बिजनेस का भी दिमाग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको साहसी भी होना है। साहसी आप होंगे, उसके बाद क्या करना है? अपने दिमाग को खुला रखना है, ओपन माइंडेड आपको होना है, यानी अपने मस्तिष्क को आप हमेशा ओपन रखेंगे। इसके साथ आप उच्च आदर्श, कर्तव्यपरायण, उच्च नैतिकता इत्यादि गुणों से भी लवरेज होने चाहिए, इत्यादि गुण भी आपके अंदर होने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक का व्यक्तित्व और उत्तम स्वास्थ्य आदि गुणों से युक्त होकर उद्देश्य की प्राप्ति में जो है सफलता अर्जित हम कर सकते हैं। शिक्षा को जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एनर्जी से भी युक्त होना चाहिए और शारीरिक अपंगता से भी मुक्त होना चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट। शारीरिक अपंगता का अर्थ ये हुआ कि आप पूरी तरह से बेहतर रहें, कहीं से भी आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं हो, तब आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं और आप एक गुड टीचर की श्रेणी में आ सकते हैं। ये तो था मेरा पहला, जिसमें हमने जाना प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एक टीचर के लिए, यानी कि आप सभी के लिए। चलिए अब हम दूसरे बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। आपको हेडिंग देना है दूसरे नंबर पर, चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। आप हेडिंग देंगे चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसको सम्मान मिले। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए कि आपको हर जगह सम्मान मिले, आपको हर जगह क्या मिले? आदर सत्कार मिले। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे कलंकित करे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आप कितना बेहतर कार्य कर लीजिए, बहुत आप बेहतर काम करते हैं, लेकिन अपने पूरी ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में यदि एक काम भी आप गलत कर देते हैं तो उससे क्या होता है? आपके पूरे जितने भी आपने अच्छे कार्य किए हैं उन सभी कार्यों पर पानी फिर जाता है, यानी कि वो सभी कार्य धूमिल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? कोशिश ये करना है कि आपको हमेशा ऐसे कार्य करना है, ऐसे बेहतर प्रदर्शन करना है कि आपको हर जगह सम्मान मिले, आपको हर जगह लोग रिस्पेक्ट करें, आपको लोग आदर करें। आपको जो है कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि आपको कलंकित करे, क्योंकि शिक्षकों के चरित्र पर कलंक लगने से विद्यालय और स्वयं शिक्षक दोनों की स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं, यदि किसी विद्यालय के शिक्षक पर किसी ने कोई आरोप लगा दिया तो क्या होता है? शिक्षक पर तो इसका असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उस विद्यालय के ऊपर भी असर पड़ता है। इसीलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमेशा आप बुराइयों से बचकर रहें, हमेशा बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप सभी को जाननी चाहिए, और वो ये है कि आपको जो है अपने संवेगों को स्थिर रखने का भी गुण होना चाहिए। अर्थात शिक्षक में जो है धैर्य, आत्मनियंत्रण, मानसिक संतुलन, निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पैशंस होना चाहिए, आपको आत्मनियंत्रण होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कंट्रोल भी आना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको
मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल बैलेंस, निष्पक्षता का भी गुण आपके अंदर समाहित होना चाहिए। आपको जो है तुरंत क्रोध नहीं करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपको तनिक सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके विद्यार्थियों के द्वारा यदि कोई कार्य भी कर दिया जाता है जो कि आपकी नज़र में गलत है, तो आपको उस समय उस दरमियान क्रोध ना करके पहले उसे समझना चाहिए कि आखिर वो परिस्थिति कैसी थी, किन परिस्थितियों में आपके विद्यार्थियों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। यदि आप सब कुछ पर बेहतर से सोचते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्रोध करना जायज़ नहीं है, क्रोध करना व्यर्थ है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्रोध भी नहीं आना चाहिए, आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो हम यह देख पा रहे हैं कि शिक्षक को समाज में सम्मान पाने के लिए चारित्रिक एवं संवेगात्मक गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होता क्या है, हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यानी कि हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो हमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो हम कार्य कहें वो कार्य करें भी। ऐसा नहीं कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिसे आप सभी बोलते होंगे कि इनके कथनी और करनी में अंतर है, कथनी और करनी में भेद है। तो आपको, आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर बन रहे हैं, तो ये गुण तो आपके अंदर होने ही चाहिए कि आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं रहे, कथनी या करनी में भेद नहीं रहे। आपका आचरण ऐसा हो ताकि सब उसका अनुकरण करें। वह परिश्रमी हो, स्वभाव से अनुशासन प्रिय हो और सेवा भाव तथा कर्तव्यनिष्ठ भी आपको होना चाहिए। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपका अनुकरण सब लोग करें। यानी कि आपको ये कोई न कहे कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का अनुकरण कीजिए। कई बार होता है आपके विद्यालय में या महाविद्यालय में कहा जाता है कि आप अमुक शिक्षक का अनुकरण कीजिए या अमुक व्यक्ति का अनुकरण कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वैसे गुण नहीं होते हैं। तो जो बेहतर टीचर होते हैं, जो गुड टीचर होते हैं, उनके गुणों का अनुकरण करने के लिए सभी को कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करना है, ऐसे चारित्रिक निर्माण करना है जिससे कि आपसे सीख लेकर के कोई सीख सके। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सब आपका अनुकरण करें, आप किसी का अनुकरण नहीं करें। आप अनुकरण कर सकते हैं, आप बेहतर लोगों का अनुकरण करें और अपने आप को ऐसा बना दें कि आपका अनुकरण, आपकी पीछे सब लोग चले, आपके कर्मों पर सब लोग अनुकरण करें। यानी कि आपको परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और सेवा भाव तथा कर्तव्य निष्ठा से भी युक्त होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा का अर्थ यह हुआ कि जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है, वो कार्य आप क्या करें, बेहतर तरीके से करें। उसे हम लोग कहते हैं कर्तव्य निष्ठा से युक्त होना। तो आप सभी का कार्य क्या है, बेहतर प्रदर्शन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यानी कि देश का निर्माण करना। तो आपका जो कर्तव्य निष्ठा है, इस कर्तव्य निष्ठा से जो क्या करना है, आपको हमेशा लबरेज रहना है, हमेशा आपको पूर्ण रहना है। आपको तीसरे नंबर पर लिखना है, तीसरे पॉइंट में लिखना है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण। इसमें आप लिखेंगे शिक्षक के विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें छात्रों, अभिभावकों इत्यादि को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता तथा सामाजिक गुण यथा सहयोग, सहानुभूति, सेवा भाव, व्यवहार कुशलता इत्यादि से भी युक्त होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं एक शिक्षक के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि एक शिक्षक को लीडर भी होनी चाहिए और लीडर होने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी गुण होने चाहिए, लीडरशिप के भी गुण होने चाहिए, ताकि आप जो भी समाज के जो गुण हैं, जो सहयोग, सहानुभूति, सेवा भाव, सभी में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सामाजिक गुणों के अभाव में शिक्षक विद्यालय और समाज में क्या होते हैं, उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। आप भी देखते होंगे कई बार ऐसे समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़ चैनल में ऐसी खबरें आती रहती है जिसमें क्या होता है,
ऐसे शिक्षकों को दिखाता है, ऐसे विद्यालयों को दिखाता है जो कि सामाजिक गुण उनके अंदर नहीं होता है, उनके अंदर पढ़ाने की शैली नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, छात्रों को एक कंसेप्ट नहीं रखते कि उन्हें संभाल नहीं सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, कुशल नेतृत्व के अभाव में छात्र दिशाहीन हो सकते हैं। यदि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आपके जो छात्र हैं वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वो छात्र दिशाहीन हो सकते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक पूरे झुंड को लेकर चलते हैं, पूरे ग्रुप को लेकर चलते हैं। यदि ग्रुप के सामने वाले पर्सन यदि दिशा भटक जाए तो क्या होगा, आपके पीछे चलने वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी भी दिशाहीन हो जाएंगे। तो आपके अंदर एक लीडरशिप के भी गुण होने चाहिए, नेतृत्व की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि इसका प्रभाव जो है विद्यालय के विकास पर भी पड़ता है। यदि आपके छात्र दिशाहीन हो गए, वो अपना राह भटक गए तो क्या होगा, इसका प्रभाव आपके विद्यालय पर भी पड़ेगा। आप सभी भी देखते होंगे, जिस विद्यालय में बेहतर शिक्षक नहीं होते हैं, वहाँ बेहतर पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ के बच्चे भी परीक्षा के दरमियान बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बेहतर नंबर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक शिक्षक को जो है उसकी दृढ़ संकल्पता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक गुण जो है उसके अंदर विद्यमान नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एक शिक्षक को एक विद्यालय के अंदर दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता के साथ साथ सामाजिक गुण से भी लबरेज रखना है, सामाजिक गुण से भरे होना है, ताकि विद्यालय के विकास के लिए शिक्षक को जो है इन सभी गुण का भी पालन किया जा सके, इन सभी गुणों को भी शिक्षक सीख सके। क्योंकि विद्यालय का विकास तभी होता है जब आप एक गुणवान होते हैं। जैसा कि हम वीडियो के शुरू से आपको समझा रहे हैं कि आप गुड टीचर कब बन सकते हैं, जब आपके अंदर बेहतर क्वालिटी रहेगी। क्वालिटी नहीं रहेगी तो आप बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमने तीसरे नंबर में, तीसरे पॉइंट में जाना कि आपके अंदर एक लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप छात्रों को, समाज को, सभी को एक दिशा प्रदान कर सके और उन्हें बेहतर राह की ओर मोड़ सके। चलिए, इसके बाद आपको लिखना है चौथे नंबर में, चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। इसमें आपको लिखना है कि शिक्षा को तटस्थ भाव से सभी पक्ष की बात सुननी चाहिए। शिक्षक को क्या होनी चाहिए, जो भी पक्ष हैं सभी पक्षों को जो है समान रूप से सुनना चाहिए और आवश्यकतानुसार सूचनाओं का संकलन करना चाहिए, ताकि किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यदि आपके सामने ऐसी कोई समस्या आती है, दो गुट आ जाता है, उनमें आपको अपना व्यवहार दिखाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन दोनों के भाव को सुनना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, ऐसी समस्याएं क्यों आई, उन सब को सुन करके उसके बाद ही आपको अपना निष्कर्ष देना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचना चाहिए। आपको किसी गुटबंदी में सम्मिलित होने से उसकी निष्पक्षता भी प्रभावित हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा या फिर किसी व्यक्तियों के द्वारा ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें सभी छात्र या फिर सभी शिक्षक, सभी विद्यालय कर्मचारी अपने अपने गुट बना लेते हैं और कई बार शिक्षक भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो आपको ऐसे सम्मिलित होने से आपके व्यवहार पर भी इसका असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ विद्यालय का वातावरण भी आपका निष्पक्ष नहीं रह सकेगा और इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, समाज एवं छात्रों पर भी पड़ेगा। अतः एक शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सहानुभूतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, आपका फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। बच्चों में ऐसी ही निष्पक्ष भावना भी आपको जागृत करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है जैसा व्यवहार आप करेंगे आपके बच्चे भी, आपके छात्र भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। यानी कि आप अगर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण आप व्यवहार करते हैं, तो आपके छात्र भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे और आगे चल करके जब वो शिक्षक बनेंगे तो उनके अंदर भी ऐसा ही व्यवहार सामने प्रतीत होगा। एक इंग्लिश का कहावत है, आप सभी ने सुना होगा, टिट फॉर टैट।
टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार भी वो आपके साथ भी करेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा व्यवहार करना है। हमें अपने क्लास में, अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में इस ढंग से पढ़ाना है, ऐसा व्यवहार रखना है कि सभी बच्चे आसानी से समझ सके आपकी बातों को सुन सके, आपके साथ वो सहानुभूतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण यानी कि फ्रेंडली व्यवहार रख सके। तो हमने चौथे में जाना, चौथे नंबर के पॉइंट में जाना, निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी आपके अंदर होना चाहिए। तब आप एक क्या हो सकते हैं, गुड टीचर बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। चलिए इसी के अंतर्गत हम 5वें नंबर में जानते हैं। आपको 5वें पॉइंट में 5वें नंबर में लिखना है, हेडिंग देना है आपको, कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर जो है, जो अभी आप लिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसमें क्या हम जानेंगे, एक शिक्षक को जो है कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता होना चाहिए। यानी कि शिक्षक क्या होना चाहिए, शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। वक्ता से आप सभी जानते होंगे, वक्ता यानी कि बेहतर बोलने वाला, बेहतर प्रदर्शन करने वाला। जब तक आप एक कुशल वक्ता नहीं होंगे, आपकी वाणी बेहतर नहीं होगी, बच्चे क्या करेंगे, बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। जब तक आपकी बातें बच्चों को समझ नहीं आएगी, वो आपको नहीं सुनेंगे। आप सभी भी देखते होंगे, आपको YouTube पर या ऐसे भी कई सारे वीडियो मिल जाते हैं, जिसको कुछ वीडियो आप देखते होंगे तो आपको आसानी से समझ में आता है, और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर टीचर का जो बोलने का तरीका जो है, या तो आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो एक अच्छा वक्ता नहीं है। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक बेहतर वक्ता भी होना चाहिए। आप सभी शिक्षक बन रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, बेहतर वक्ता होना चाहिए, ताकि आप अपनी बात को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें। ये विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको भाषण कला में निपुण होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, भाषण कला आप सभी जानते होंगे, विद्यालय में समय समय पर ऐसी गतिविधियां कराई जाती है, ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है, कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको भाषण देना है, आपको मंच पर आकर के बोलना है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ताकि आपके अंदर भाषण कला का भी गुण आ जाए, भाषण कला में आप निपुण हो जाए, और ताकि आप एक बेहतर वक्ता बन सके। बेहतर वक्ता आप कब बनेंगे, जब आप बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे नहीं तो बेहतर वक्ता कैसे बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई शिक्षकों को यदि मंच पर कह दिया जाए बोलने के लिए तो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा वक्ता का गुण नहीं होता है, एक बेहतर भाषण कला में वो निपुण नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक कुशल वक्ता भी होना है। कुशल वक्ता बनने के लिए आप क्या करेंगे, आपके लिए अच्छे शब्दों का भंडार का ज्ञान होना चाहिए। कुशल वक्ता का आप सुनते होंगे, आप कई सारे ऐसे स्पीकर को सुनिएगा तो आप सोचिएगा या सुनते होंगे आप सभी, उनके पास ऐसे ऐसे शब्दों के भंडार होते हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं। तो यदि आप एक भाषण दे रहे हैं या फिर भाषण कला में या फिर किसी मंच का संचालन कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, अच्छे अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए, ताकि आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही साथ भाव के अनुरूप शब्दों का चयन, शुद्ध उच्चारण और उचित लय एवं गति से बोलने की कला में शिक्षक पारंगत होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आपको किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, किस शब्द को किस लय में बोलेंगे, हमारी गति कैसी होनी चाहिए, ये सभी गुण भी आपके अंदर समाहित होना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ शब्दों को हम धीरे से बोलते हैं और कुछ शब्दों को हम जोर से बोलते हैं, या फिर कुछ शब्दों को हम लय में बोलते हैं और कुछ शब्दों को हम गति में बोलते हैं। तो ये सभी गुण जो है एक शिक्षक के अंदर रहना ही चाहिए, ताकि वो इन भावों, विचारों और शब्दों के आधार पर वह छात्र के समूह की तस्वीर प्रस्तुत कर सके, बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सके।
यानी कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप जिस विषय के बारे में पढ़ाएं, जिस आर्टिकल के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी छवि क्या होनी चाहिए, सामने दिखनी चाहिए। सामने दिखने का अर्थ यह हुआ कि आप जिस विषय के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अध्यापन करा रहे हैं, उसका पूरा ज्ञान जो है बच्चे आसानी से समझ सके, उन्हें ज्ञान प्राप्ति में कोई समस्या नहीं हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। जो आप बातें कहें वो आसानी से बच्चों के पास चली जाए। आप यूँ बोल सकते हैं, आपकी वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि कहीं भी किसी भी शब्द में कहीं पर भी बच्चों को कोई समस्या नहीं हो। ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपके टॉपिक में चर्चा किया था, आपके विषय में चर्चा किया था, आपको कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता भी होना चाहिए। समय का पालन करता का अर्थ ये हुआ, आपको हमेशा नित्य समय पर, टाइम पर पहुंचना चाहिए। आप कोई भी काम करें नियत टाइम पर करें, कभी भी अपने काम में आपको विलंब नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, जिज्ञासु भी होने चाहिए। जिज्ञासु का अर्थ ये हुआ कि जानने की इच्छा रखने वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, चाहे वो आपके छात्र हों या फिर आपके गुरु हों या आपके सहपाठी हो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक बेहतर गुण, एक खास गुण होता है। आप उस खास गुण को सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर रखें, क्योंकि जितना आप जिज्ञासा रखेंगे, जितने आप जिज्ञासु रहेंगे, आपके अंदर गुणों का विकास होता जाएगा। यदि आप जिज्ञासु नहीं हैं तो कोई भी चीज़ आप सीख नहीं सकते हैं। जिज्ञासु तो आपको होना ही है, और साथ ही साथ समय का भी पालन करना है, क्योंकि एक बार यदि आपके हाथ से समय निकल गया तो फिर वो समय दोबारा आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि आप आज वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पूर्व आप समय को देखिए। आप पाएंगे कि आपके डीएलएड में नामांकन लिए हुए 1 साल हो गया, और 1 साल कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, और आपकी परीक्षा भी आ गई। यानी कि 1-2 महीने के बाद आप परीक्षा देंगे और फिर डीएलएड सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। फिर यूँ ही देखते देखते आपका डीएलएड कोर्स पूरा हो जाएगा और आप इस महाविद्यालय चले जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि समय जो है बहुत तेज़ी से निकलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कोर्स पूरा भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, समय का पाबंद होना चाहिए। हमको 2 साल में जितना सीखना है, डीएलएड के पाठ्यक्रम में हमको जो चीज़ जानना है वो सभी चीज़ हम यहाँ से सीख करके जाएंगे। इस महाविद्यालय से आपको सीख करके जाना है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना फिर आपको उतना समय मिलेगा और ना उतना आप मेहनत कर पाएंगे। जितना मेहनत आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं, शायद डीएलएड करने के बाद इतना मेहनत आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपके सामने कई तरह की समस्याएं आएंगी। समस्याएं अनेक आ सकती है, जैसे कि आपका सीटेट क्वालिफाई करना, फिर शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई करना, इंटरव्यू में जाना, जगह जगह फॉर्म डालना, कई तरह की समस्याएं आएंगी। फिर उस परीक्षा की तैयारी करना। तो जो चीज़ें आपको डीएलएड में पढ़नी अभी है, जो 2 साल के पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसको आप प्रयास करें इस 2 साल के अंदर ही समाहित कर लें, इसको पूरा कर लें। अभी भले ही महाविद्यालय बंद है, लेकिन आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं, तो इस क्लास के वीडियो से आप सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप देखेंगे, जितना आप समय का सदुपयोग करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को आगे ले सकते हैं। चलिए 5वें नंबर में हमने जाना कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता होना चाहिए। चलिए इसी का हम 6ठे नंबर में जानते हैं। 6ठे पॉइंट पे आपको लिखना है, मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। आप हेडिंग देंगे, मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। शिक्षक जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं, उनकी पूर्ति जो है किस सीमा तक हो रही है, इसकी जांच के लिए अध्यापक को मूल्यांकन करने में विश्वास होना चाहिए और आवश्यकतानुसार विधि प्रविधि का भी चयन करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के कारणों की जांच तथा उसमें सुधार का प्रयास करने में कोई कमी नहीं रहने देने चाहिए। हमने 6ठे नंबर में मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि के अंतर्गत जानते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, मूल्यांकन में विश्वास होना चाहिए और रिसर्च में भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर
कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यदि इसमें आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे, बेहतर प्रदर्शन विद्यालय में नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा अध्यापक को अनुसंधान के द्वारा भी शोध निष्कर्ष ज्ञात करना चाहिए, यानी कि हमें एक्शन रिसर्च भी करने चाहिए। आप सभी को याद होगा, आपको डीएलएड में एक फाइल दी गई है जिसका नाम है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च के द्वारा भी हमें क्या करेंगे, शोध निष्कर्ष का काम करेंगे और उस निष्कर्ष के अन्य व्यक्तियों को भी हम लाभान्वित कर सकते हैं, यानी कि लाभ पहुंचा सकते हैं। अतः शिक्षक मूल्यांकन के लिए तत्परता और अनुसंधान के लिए निरंतरता का पालन करके विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक जो है दूसरों की सम्मति का आदर करता है, आशावादी, उत्साही, संयमी और ईमानदार रहकर विकास की गति को आगे बढ़ाता है। एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, आप यदि शिक्षक हैं तो आपको क्या करना है, आपको मूल्यांकन कार्य करने हैं। मूल्यांकन के साथ आपको एक्शन रिसर्च भी करना है, यानी कि अनुसंधान भी करना है। जब हम अनुसंधान करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे, तो आपके विद्यालय में वो क्या कमी रह गई है, वो कौन सी कमी है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो ये कार्य भी हमें अपने विद्यालय में पूर्ण करनी चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे 7वें नंबर पॉइंट में, जो कि आज के क्लास का अंतिम यूनिट है, यानी कि आपका जो था क्वालिटी ऑफ गुड टीचर का आपका ये अंतिम पार्ट है, अंतिम यूनिट है, अंतिम टॉपिक है, जिसमें आप लिखेंगे व्यवसायिक गुण। आपको क्या होना चाहिए, टीचर के अंदर व्यवसायिक का गुण भी होनी चाहिए, यानी कि आपको कमर्शियल नॉलेज भी होनी चाहिए। शिक्षक को जो है व्यवसायिक गुणों में भी पारंगत होना चाहिए। इससे अध्यापन की प्रक्रिया को उत्तम बनाने में सहायता मिलती है और बालक की रुचि, योग्यता, स्तर, शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि को भी इसमें हम ध्यान रख सकते हैं। अतः जो है शिक्षक को क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, मनोविज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञाता क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप एक बालक को देख करके उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसका स्तर और शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि का पता आप आसानी से लगा सके। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अपने विषय पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए और साथ ही व्यवसायिक निष्ठा का भी गुण होना चाहिए। जो मैंने गुण अभी तक आपको बताया है 6 पॉइंट में और 7वें की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक गुड टीचर बनने के लिए, अच्छे टीचर बनने के लिए आपके अंदर इतने सारे गुणों का होना चाहिए, इतनी सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप एक बेहतर अध्यापक बन सकते हैं। और एक बेहतर अध्यापक बन करके आप अपने विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आपको जो है समय अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेना चाहिए। जब आप विद्यालय में जाते हैं तो यदि आपको लगता है कि आपके अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं आए, तो समय रहते जब आप विद्यालय में, आपको जब समय मिले, जब आपको टाइम मिले, उस दरमियान आपको क्या करना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आपकी रुचि लगातार बरकरार रहे एवं प्रयोग एवं अनुसंधान में आपकी निरंतरता जो है लगातार बनी रहे। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक का सम्मान और प्रभाव बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आपके अंदर व्यवसायिक गुणों के प्रभाव से आपके स्वयं का और विद्यालय का और समाज का भी विकास संभव हो सके। क्योंकि यदि आपका विकास होता है, आपके अंदर व्यवसायिक गुण आते हैं, तो क्या होता है, आपके विकास से आपके विद्यालय का विकास होता है और विद्यालय के विकास से वहाँ के समाज का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान, पाठ्य वस्तु का ज्ञान, इसे आप सब नोट आउट करते जाएंगे और इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके एक अच्छे टीचर बनने के लिए, गुड टीचर बनने के लिए। आपको क्या क्या रखना है, इसको तो आपको लिखना तो है, साथ साथ आपको याद भी रखना है। वो कौन कौन से गुण है। पहला आपका गुण है आपको
मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आपको पाठ्य वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी ज्ञान होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पाठ्य विधियों का ज्ञान। पाठ्य विधि का अर्थ ये हुआ कि आपकी पढ़ाने की शैली कैसी है, आपकी पढ़ाने की विधि कैसी है, वो कौन कौन सी विधियां हैं, उन सभी विधियों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और उन विधियों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, विद्यालय में कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी आपके TLM है, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका उपयोग आप विद्यालय में कैसे कर सकते हैं, उस सब के बारे में आपको ज्ञान रहना ही चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है आपको ICT का भी नॉलेज होना चाहिए। ICT आप सभी जानते होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके DLED के F12 विषय में पढ़ना है। F12 में आप सभी पढ़ते होंगे ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्या होना चाहिए, ICT का भी ज्ञान होना चाहिए, ICT का भी नॉलेज होना चाहिए। यदि हम सबके निष्कर्ष निकालें, पूरे आपके जो मैंने अभी 7 पॉइंटों पर चर्चा की, 7 टॉपिक पर चर्चा की, तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को जो है शैक्षिक विशेषताएं के साथ साथ अनुदेशन की प्रभावी योग्यता, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यता, व्यवसायिक क्षमता, छात्रों के सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान, उच्च एकेडमिक कैरियर, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक क्षमता और सामाजिक समायोजन की योग्यता इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। मैंने इस क्लास में बहुत सारे गुणों की चर्चा कर दिया है। आप सभी भी सोच रहे होंगे इतने सारे गुण पता नहीं हमारे अंदर है या नहीं है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये सारे गुण, ये सारी एक्टिविटी, ये सारी क्वालिटी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, आपके अंदर भी नहीं होगा। लेकिन हमें करना क्या है, यदि आप एक आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं तो जितने गुणों पर मैंने बात की, जितने क्वालिटी की बात की, इन सभी पर आपको जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, यदि आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो भाषा को सुधारने का प्रयास करेंगे, यदि आपकी शिक्षण शैली या विधि बढ़िया नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, आप शब्दों के उच्चारण अच्छा नहीं करते हैं, आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली नहीं होती है, आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर बेहतर से लिख नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सभी को सुधारने का प्रयास करेंगे और एक गुड टीचर, अच्छा टीचर बनने का भी प्रयास करेंगे। आपके इस अध्याय का लक्ष्य यही है। आपके DLED के F11 के यूनिट 4 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका यही है कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनाया जाए, बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाए। अध्यापक के जो है विचार, उसके रहने के ढंग, बातचीत के ढंग और व्यवहार के ढंग जो है, उसकी वेशभूषा, इन सभी में श्रेष्ठता पाने के बाद ही आप एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक गुड टीचर बन सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना एक आदर्श टीचर, एक बेहतर टीचर कैसे बनेंगे, वो कौन कौन सी क्वालिटी हैं जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए। ये आपके F11 के यूनिट 4 का दूसरा वीडियो था। इसके बाद के वीडियो में, यानी कि तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य। इसके अंदर हम जानेंगे कि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होता है, विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। इस पर हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के तीसरे वीडियो में। और तीसरा वीडियो संभवतः आपका अंतिम वीडियो होगा। तीसरे वीडियो में ये यूनिट जो है आपका, जो टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।